आपको पता ही होगा कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्टॉक प्राइसेस पे काफी ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी की जो बेसिस है वो बदल रहा है, तो मार्केट में उसकी इमेज बदलती है एंड ओवरऑल उसके आगे के एक्शंस बदलेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है? सिंपल है, जब कोई भी कंपनी अपनी ओनरशिप में, अपने ऑपरेशंस में या अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आती है ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ पाए, तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। उसका एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कोई कंपनी मर्जर्स कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, या स्पिन ऑफ्स कर रही है कि अपना कोई एसेट बेच के अपनी उसको प्राइवेट कंपनी बना रही है, या जॉइंट वेंचर्स कर रही है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। जैसे अभी आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया ने मर्ज करके उसको वी बना दिया, एक नया प्लेटफॉर्म, नई कंपनी बना दी। तो अब उससे क्या इंपैक्ट आया एंड उससे ओवरऑल स्टॉक प्राइसेस नीचे गए ऊपर गए, ये हमें देखना है। नाउ सिंपल अगर हम देखें तो अगर कोई भी कंपनी मान लो अपना मर्जर अनाउंस कर रही है, तो यूजुअल केसेस में, मतलब इनफैक्ट बड़ी से बड़ी कंपनीज में भी देखें तो पॉजिटिव इंपैक्ट ही आता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ यार इससे ओवरऑल कॉस्ट सेविंग होगी, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, 2 बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, तो ओवरऑल लोगों को लगता है कि हाँ यार बढ़ना ही है मेजर केसेस में, तो उससे स्टॉक प्राइसेस पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आता है। दूसरी जगह अगर हम बात करिए कि कोई कंपनी स्पिन ऑफ बोल रही है, कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम अपनी ये एसेट्स बेचकर हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कंपनी बना रहे हैं, अब जो वो एसेट्स बेच रहे हैं तो क्या वो वैल्यूएबल एसेट्स तो नहीं है, क्या उससे कंपनी पे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट? तो ये चीजें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। एंड अगर ऑब्वियसली दिखेगा कि लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, तो आज उसके स्टॉक प्राइसेस में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा जब 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर एक्वायर किया था, तो उसका स्टॉक प्राइस 90% बढ़ गया था एक हफ्ते में, 90% एक हफ्ते में। सिमिलरली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जब जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर एक्वायर करा था, मतलब मर्ज करा था 2018 में, तो उसका स्टॉक प्राइस 5% से बढ़ा था। तो मर्जर और एक्विजिशन से स्टॉक प्राइसेस में फर्क पड़ता ही है। एंड इफ यू आर एन एविड इन्वेस्टर, तो यू शुड कीप एन आई ऑन कि कौन सी कंपनी अपना मर्जर या एक्विजिशन अनाउंस कर रही है या मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। अब अगर आप ऑब्वियसली अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो, तो आपको कुछ फैक्टर्स और कंसीडर करने चाहिए ये अपने डिसीजंस लेने से पहले, कि कंपनी जो मर्ज कर रहे हैं या मान लो जिस नई कंपनी से वो मर्ज कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। मान लो वो जिस कंपनी से मर्ज कर रहे हैं वो डेप्ट में है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ उसकी नेगेटिव है, तो जो मेन कंपनी जो उसको एक्वायर कर रही है मान लो, तो उस पर एक इंपैक्ट आ सकता है नेगेटिव। तो आपको ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है इससे क्या बेनिफिट्स आएंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने भी रीस्ट्रक्चर अपनी मर्जर से नेगोशिएशन करके वी बनाया, नया ब्रांड बनाया, लेकिन मार्केट में उसको कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी जियो और एयरटेल का काफ़ी अच्छा मार्केट पे होल्ड था और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑफर नहीं कर रहे थे। तो उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं, एंड साथ साथ वही कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है। सेम अगर वी के केसेस में देखें तो एक इन्वेस्टर ने, एक अच्छे इन्वेस्टर ने पहले ही पता लगा लिया था कि यार एयरटेल और जियो मार्केट में अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा इतना अच्छा इंपैक्ट, तो जिन्होंने ये रियलाइज करा और इन्वेस्ट नहीं करा वो आज सेफ है। तो ये आपको चीज़ें कंसीडर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ये है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के काफ़ी अच्छा इंपैक्ट हो सकता है, बट बहुत सारे लोग क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पे ही ध्यान देते हैं, वो इस इम्पैक्ट एनालिसिस को ढंग से देखते भी नहीं है। और इम्पैक्ट एनालिसिस ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलर है, बहुत कम नोन है ये, लेकिन इम्पैक्ट एनालिसिस अगर वो देखें हर एक न्यूज़ का इस तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ न्यूज़ देखी, हाँ अपना एक एजम्पशन बना लिया, अगर इन प्रॉपर फैक्टर्स को कंसीडर करा तो यू कुड कम ऑन अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। एंड एज आई ऑलवेज से कि कुछ भी स्टॉक मार्केट में 100% नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने अच्छे से इंपैक्ट एनालिसिस करा, कोई भी एनालिसिस करा और आपका एनालिसिस सही ही रहेगा। मैं बोलता हूँ कॉइन फ्लिप करके आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 50-50, तो वो बस प्रोबेबिलिटी आपकी 50-50 से 70-80-90% कर देता है। तो सारी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप अपना एनालिसिस अच्छे से करो। और अगर ये सारी चीज़ें आप इवैल्यूएट करोगे कि क्या उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं, क्या उसके पोटेंशियल रिस्क है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे से बना पाओगे।